इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, लगभग 62 मिलियन टन। सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि मेरे सेग्रीगेट करने से क्या होगा, तो इस टाइप का कूड़ा हम उससे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो वो सारा का सारा फिर लैंडफिल जाता है। और ये लैंडफिल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे डंप करेंगे हम? तो जितनी भी बड़ी लैंडफिल्स आज तक बने हैं वो कोई ऑथराइज नहीं है। क्या ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये एक्चुअल में सेग्रीगेट कर पाते हैं? सिस्टम फेल करता है जब बहुत ज्यादा वेस्ट आता है और वहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए स्टाफ नहीं होता। वेट वेस्ट तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज वो 24 आवर में डिग्रेड होना शुरू कर देता है। ड्राई वेस्ट को आप स्टोर ज्यादा कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इज द लास्ट ऑप्शन। कुछ चीजें रिसाइकल नहीं हो सकती। डस्टबिन हमें बहुत सारी जगह नहीं मिलते। जहाँ आपने डस्टबिन देखे होंगे उसके आसपास कितना गंदा होता है। ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा गैप है। हमारे पहाड़ों में जो कूड़ा जनरेट होता है 52 मीट्रिक टन हमने कूड़ा कलेक्ट किया इन द सीजन। जस्ट 1 मंथ। क्या बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग चूज करना इज द राइट चॉइस? वो एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। हर साल करोड़ों टूरिस्ट इंडिया में इधर से उधर ट्रैवल करते हैं और उत्तराखंड की बात करें तो चार धाम टूरिज्म, गंगा के आसपास का जितना स्पिरिचुअल टूरिज्म है सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, लगभग 62 मिलियन टन्स हम रोज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दिमाग में ये थॉट आता नहीं है स्ट्रांगली कि ये कूड़ा जाता कहाँ है। तो आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गीता ध्यानी फ्रॉम वेस्ट वॉरियर, और मैं आपसे जानना चाहूँगी इन एंड आउट ऑफ वेस्ट इशू, वेस्ट क्राइसिस विच वी कैन से, और इसके सॉल्यूशन क्या अवेलेबल हैं और फ्यूचर में किस तरह के चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है। सो इसका कारण है कि हमने जो अपने नंबर कोट किया, मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। एंड ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली हमारे अर्बन लोकल बॉडीज से हैं। एंड व्हाट अबाउट जो वेस्ट नालियों में जा रहा है, पहाड़ों से फेंक दिया जा रहा है, जंगलों में डंप हो रहा है, जिनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो अनमैनेज्ड है और वो वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का पानी, वहाँ का जंगल, वहाँ की हर एक चीज़ को धीरे धीरे खराब कर रहा है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट वॉरियर्स की, हमने ये कैसे शुरू किया, हमने 2009 में एक्चुअली इसी थॉट प्रोसेस को लेके, हमारी जो फाउंडर हैं ज्योति अंडरहिल, वो एक ब्रिटिशर हैं जो घूमने आई थी इंडिया, बैकपैकर्स। तो धर्मशाला त्रिउंड अगर आपने पैक सुना होगा तो हिमाचल में, तो उन्होंने देखा पूरी ट्रेल में बहुत कूड़ा है एंड नाउ उसको क्लिक हुआ कि कुछ करना चाहिए। एक वॉलंटियर ड्रिवन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें वो सिर्फ क्लीन अप करते थे। अगर आप कभी ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा धौलाधार क्लीनर्स करके। एंड ये प्रोसेस 2009 से लेकर 2012 तक चला। क्लीन अप होता था, हजारों किलो कूड़ा उठता था, नेक्स्ट डे वही हाल। तो समझ में आया ये एक सिस्टमिक इशू है, इसके लिए सिस्टम बननी चाहिए, एक इंडिविजुअल लेवल में भी, और जो इसमें इस पूरा चेन में लोग आते हैं। तो इसके लिए हमने 2012 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वेस्ट वॉरियर्स का गठन किया, जो देहरादून में ही रजिस्टर्ड है। 2012 से अभी तक हम 15 लोकेशन में भी काम कर रहे हैं, जिसमें मेरा घर कॉर्बेट है, मैं कॉर्बेट से हूँ। देहरादून में हर्रा वाला है जिसको मॉडल वार्ड बोलते हैं, वार्ड 97। फिर युवा हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए है। एंड उसके बाद केम्प्टी वाटरफॉल के लिए बहुत फेमस है, केम्प्टी है। इसके बाद कोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तरकाशी में, एंड आसन बैराज अगर आपने यहाँ पर सुना होगा वो है। हिमाचल की हम बात करें तो हमारी शुरुआती वहीं से हुई। तो अभी धर्मशाला अर्बन है, रूरल है, बीर है, शिमला, मनाली, कसौली और रेणुका जी जो हमारा है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक इसके साथ कि हम कैसे ये सिस्टम को इनेबल कर सकें, हम बिहेवियर चेंज पे काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट कम्युनिटी विद लोकल गवर्नमेंट एंड जो भी उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। जैसा अभी हम केम्प्टी की अगर मैं इसके लिए बात करूं तो केम्प्टी एक पंचायत है, वो पार्ट ऑफ सिया एंड बंगलो की का। केम्प्टी हम बात कर रहे हैं, केम्प्टी फॉल की जो मसूरी के पास में है, उस पूरे एरिया को केम्प्टी बोला जाता है, तो फॉल्स के नाम से फेमस है, तो उसको वहाँ पे केम्प्टी बोलते हैं। बट दो केम्प्टी फॉल इज पार्ट ऑफ बंगलो की गंडी पंचायत एंड केम्प्टी इज सिया। तो वहाँ पे एवरी ईयर 10 to 12 लाख वहाँ पर टूरिस्ट आता है वाटरफॉल में, क्योंकि मसूरी
ठंडा है, लोगों को बहुत पसंद है, तो वहाँ से जो भी आता है तो वो केम्प्टी फॉल आता ही आता है, ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे लाइक हमने जो एस्टिमेट हमने वहाँ पे निकाला था, ऑफ सीजन में लाइक 800 to 900 kg पर डे वेस्ट जनरेट होता है, एंड सीजन टाइम में वो डबल हो जाता है, 1.7 से 1.8 मीट्रिक टन चला जाता है। तो ये, और ये मैं पंचायत की बात कर रही हूँ, मैं अभी नॉट अ लार्जर पार्ट, लाइक मैं पूरा इसकी बात कर 1500 समथिंग वहाँ पे हाउस होल्ड्स, और वो हाउस होल्ड हैं जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, जो वहाँ पे दुकान चलाते हैं, और उनके बच्चे मसूरी के या देहरादून के अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो एजुकेशन के लिए वहाँ से आए। तो वहाँ पे वेस्ट जनरेशन लाइक लास्ट ईयर अप्रैल टू जून एक्चुअली हमारे सारे हिली एरियाज़ का सीज़न टाइम होता है, जिसमें बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, लोग शहर की गर्मी से भाग के पहाड़ों में सुकून के लिए आते हैं, ठंडक के लिए आते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पहाड़ों में जो कूड़े का एक्चुअली कूड़ा जनरेट होता है, जो जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ जाती है, जिसके लिए सिस्टम्स काम नहीं करते, तो वहाँ पे लास्ट ईयर लाइक सीजन में जून का मैं आपको ये डेटा बता रही हूँ, 52 मीट्रिक टन हमने कूड़ा कलेक्ट किया इन द सीजन, ये 2-3 महीने की बात है। 1 मंथ। मुझे तो ये बताया गया कि आप सेग्रीगेट कर लीजिए, गीला सूखा कूड़ा अलग कर लीजिए, आप उसको पिक करने आएंगे एंड फिर हमारा सारा कूड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे तो घर पे यही समझ में आता है, और मेरे पेरेंट्स को या मेरे आसपास की जनरेशन को यही समझ में आता है कि सेग्रीगेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि अगर हम टू सम एक्सटेंड घर पे कोशिश कर लेते हैं इसको कॉम्बैट करने की, क्या ये एक्चुअल में सेग्रीगेटेड ही रहता है? ये बाहर जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं? हमारा कूड़ा, हमारा वेस्ट जाता कहाँ है? सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ आउटरीच एंड एडवोकेसी टीम। हमारा पार्ट ही काम ही मेजरली ये होता है, इसे अलग करिए। तो जो अलग होता है उसमें प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ, लाइक गीला सूखा हानिकारक, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन तो भी 5 में बोल रहे हैं, पर हम लोग अभी 3 में करा रहे हैं, बिकॉज पहले गीला सूखा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन थर्ड आता है हैजार्डस, लाइक खतरनाक कूड़ा, जिसमें सैनिटरी वेस्ट और मेडिकल वेस्ट आता है। तो गीला, लाइक गीले की हम अगर हम कर सकते हैं तो हम होम कंपोस्टिंग के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, जो हम पिट कंपोस्ट कर सकते हैं, गमले में कंपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। ड्राई वेस्ट की अगर हम बात करें, ड्राई वेस्ट में मेजरली प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक इज़ लाइक 7 कैटेगरीज का होता है, ठीक है। तो पेट होता है जो हम पानी का बोतल मेजरली यूज़ करते हैं, फूड कंटेनर्स में आता है। दूसरा होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। फिर तीसरा होता है PVC, जिसके पाइप्स वगैरह हमारी मेजरली होते हैं। चौथा LDPE आता है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। 5वां पॉलीस्टाइरिन, जिसको फूड ग्रेड प्लास्टिक करके, जिसकी वाटर बॉटल्स जो हम घर में फ्रिज में स्टोर करते हैं, बच्चों के टिफिन्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। एंड छठा होता है पॉलीस्टाइरिन, जो स्टाइरोफॉर्म प्लेट्स वगैरह उसकी मेजरली होती है। एंड 7वां होता है आपका अदर प्लास्टिक, लाइक मल्टीलेयर प्लास्टिक। तो जब एक घर से कूड़ा जाता है तो वो फिर फैसिलिटी पे पहुंचता है, और वो 10 से 12 कैटेगरीज में मेजरली, जो मैंने मेजर आपको ये बताई, इन्हीं कैटेगरीज में अलग होता है। फिर पेपर, कार्डबोर्ड, टिन हो गया, ग्लास हो गया, इसमें अलग अलग होता है। वो सेग्रीगेट होता है। सेग्रीगेट होने के बाद एज पर मार्केट डिमांड, तो वो फिर हमारी फैसिलिटीज़ पे या जहाँ पे MRF होते हैं वो कॉम्पैक्ट किया जाता है, एंड देन फर्दर आगे एग्रीगेटर्स को भेजा जाता है, ठीक है। एज पर डिमांड, जैसे कई लोग बोलते हैं हम 32 कैटेगरीज में कर रहे हैं, वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से फिर कलर बॉटल अलग हो जाती हैं, वो सारा। तो फिर एग्रीगेटर्स के थ्रू वो रिसाइकलर तक जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक का दूसरा वो डाउन साइकिल होता है, वो अप साइकिल नहीं होता है, कि अगर पानी की बोतल से हम बोले पानी का बोतल, वो नहीं होता है, ठीक है। पानी के बॉटल्स का को नेक्स्ट जब वो रिसाइकल होता है या डाउन साइकिल होता है, तो वो क्लॉथ में एज अ कंपोजिट फाइबर के रूप में बन के आता है। ग्लास इज़ 100% रिसाइकलेबल। ग्लास आपका किसी भी कैटेगरी में होता है, ग्लास पूरी तरीके से रिसाइकल होता है। एंड राइट नाउ हम अभी पेपर को डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और उसमें एक आता है टेट्रा पैक, अगर आपने नाम सुना होगा, दूध और जूस इसमें आते हैं। तो टेट्रा पैक्स लाइक इसमें 4 टेट्रा, जो मतलब है 4 लेयर्स से जो बनता है प्लास्टिक, तो उसके डायरेक्टली चंपावत में उसका प्लांट है। पूरा ऑल इंडिया लेवल का जितना भी टेट्रा पैक होता है वो वहाँ जाता है,
एंड वो वहाँ पे रिसाइकल होता है। एक्चुअल में जो हमारा कूड़ा पिक करते हैं, आपने बोला कि इनेबलर्स होते हैं, एग्रीगेटर्स होते हैं, पहले तो ये लोग कौन होते हैं और एक्चुअल रियलिटी क्या है? जो हमारे इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर है, एक्चुअली ये बैकबोन है। आप कहीं भी चले जाएंगे जहाँ सिस्टम नहीं है पर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारी रोड साफ दिख रही हैं, हमारा एरिया साफ दिख रहा है, वो इनके कारण है। क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारे रोड से जितना भी हम लोग वेस्ट फेंकते हैं ये लोग पिक कर लेते हैं। अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर आपको रोड क्लीन दिख रही है तो आप 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में देखिएगा ये लोग रह रहे हैं, ये लोग साफ कर रहे हैं और बिना किसी शिकायत के ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो पिक करते हैं, जो जिनको हम कबाड़ी वाला या कुछ कबाड़ी वाला फिर भी एक थोड़ा सा हाई, जिसका खुद का शॉप है, कुछ है, जो रेक पिकर्स हम जिन्हें बोलते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जुगी बना के रहते हैं, ये लोग एक्चुअली ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं पर इनको कहीं पे कोई रिकग्निशन नहीं मिलती है। राइट, ठीक है। सेकेंड इज जैसा आपने बोला कि आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन में जहाँ पे भी सिस्टम है, सेग्रीगेशन पे आके हमेशा चीज़ें वो हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि मेरे सेग्रीगेट करने से क्या होगा, पर अगर आप ये सोचिए कि अगर आपने 1 यूनिट का वेस्ट मिक्स किया गाड़ी पे, तो 200 लोगों का आ रहा है, राइट? तो वो 200 का मिक्स होता है एंड गाड़ी 2 घंटा 4 घंटा किसी एरिया पे जा रही है, जब तक वो फैसिलिटी पहुंचती है तब तक वो पूरा मिक्स होके ना उसमें से हम रिसाइक्लेबल्स निकाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया, प्लास्टिक निकाल सकते हैं, ना कार्डबोर्ड निकाल सकते हैं, पेपर तो खराब हो जाता है। तो इस टाइप का कूड़ा हम उससे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो वो सारा का सारा फिर लैंडफिल जाता है। तो ये हमारे एज अ जिम्मेदार नागरिक हम जो बात करते हैं, एक सिटीजन होने की बात, तो ये हमारे घर से शुरू होती है। तो सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज, जैसे आपने बोला कि हम इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो बहुत दूर दराज रहते हैं। मैं कॉर्बेट में मुक्तेश्वर में एक यूनिट थी, मुझे नाम भी उनका याद नहीं है, बट वो अपना पूरा वेस्ट कलेक्ट करके हमारी फैसिलिटी पहुंचाते थे खुद के सपोर्ट से। अगर वो अंदर से आ रहा है कि मेरा कूड़ा अलग है, उसमें नहीं है, तो आप पूछिए मेरा कूड़ा कहाँ जा रहा है। 90% लोग पूछना भी नहीं चाहते, इवन जानना भी नहीं चाहते। समझने के लिए सबसे पहले तो हमें घर में सेग्रीगेट करना जरूरी है, और गीला और सूखा 2 अलग तरह के वेस्ट आई थिंक बहुत सारे लोग करते भी हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी आती है आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। क्या ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये एक्चुअल में सेग्रीगेट कर पाते हैं फर्दर, या फिर ये वापस मिक्स कर देते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। जितना आपको दिख रहा है उसके पीछे बहुत कॉस्ट आता है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो सिस्टम फेल करता है जब बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है और वहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए स्टाफ नहीं होता है। वहाँ पे चैलेंज आता है, बट बहुत सारी जगह पे पूरा इकट्ठा हो रहा है और वो सेग्रीगेट होता है और वो फैसिलिटीज़ तक पहुँचाया जा रहा है। ओके, सो सेग्रीगेट होने के बाद जब हम सरकार की तरफ से जो लोग आते हैं या हमारे शहर को साफ रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है वो आके कलेक्ट करके ले जाते हैं, देन इट गोज टू अ प्लांट। ये सारा जितना वेस्ट आपके वहाँ से गाड़ी से पिक होके जाता है, दिस इज गोज डायरेक्टली इन MRF, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ये 2 तरीके से काम करती है। एक होती है सेंट्रलाइज, जहाँ पे बहुत सारी जगह से एक जगह पे कूड़ा आता है, एंड दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में आपका अगर कोई वार्ड है उसी पे एक यूनिट बनी जिसमें सारा कूड़ा आपका आएगा, ठीक है। वहाँ पे ये 10 से 12 कैटेगरी में अलग होता है और उसमें प्लास्टिक, कागज, प्लास्टिक के डिफरेंट कैटेगरीज जो मैंने अभी बात करी थी, ग्लास बॉटल हो गया, पेपर, कार्डबोर्ड, पेन, ये सब करने के लिए लोग होते हैं अवेलेबल, मैन पावर होता है एंड तो कलेक्शन स्टाफ होता है जो सिर्फ कलेक्ट करता है, एंड ड्यूरिंग कलेक्शन भी अलग करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग कलेक्शन भी जैसे सपोज आपका थोड़ा सा मिक्स हुआ तो वो आपसे बात भी करते हैं कि ये मिक्स आ गया है, इसको अलग करिए, कल से दीदी इसको ऐसे करके लाना। तो इस तरीके से होता है। वो सारा फिर गीला अलग चैम्बर में जाता है एंड सूखा वो पूरा सेग्रीगेट होके उसको रिसाइकलिंग के लिए रेडी किया जाता है, और जो हम एग्रीगेटर्स तक भेजते हैं, फिर एग्रीगेटर उसे आगे रिसाइकलर तक भेजते हैं। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? एग्रीगेटर्स लाइक वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली वेस्ट
कोई ट्रेडिंग करते हैं इधर उधर से। who are actually making money out of waste? एग्जैक्टली कबाड़ी वाले, जो हम बड़े कबाड़ी वाले जिसकी हम बात कर रहे थे, और उनके बहुत अच्छे टाई अप होते हैं बड़ी कंपनीज के साथ, वो डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंचाते हैं। ओके। एंड उत्तराखंड में कोई भी रिसाइकलिंग प्लांट्स अभी नहीं है, बिकॉज हम इको सेंसिटिव जोन में आते हैं, तो ये सारा उत्तराखंड से बाहर जो भी फैक्ट्रीज हैं उधर पे जाता है। आपने कहा कि उत्तराखंड में प्लांट नहीं है, इको सेंसिटिव जोन में होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे प्लांट नहीं हो सकता है? वो अप्रूवल नहीं दे पाती है गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोग इको जोन में आते हैं एंड पूरे इसलिए कोई भी इस टाइप की फैक्ट्रीज नहीं है जो जिसका वेस्ट, उसका जो रेजिड्यू होता है, लाइक एशेस है, जो फिल्ट्रेशन है, जो एयर में डायरेक्टली छोड़ा जाता है। उत्तराखंड इज नॉट सुटेबल, स्पेशली हिमालयन रीजन, नॉट जस्ट उत्तराखंड, यहाँ पे उसका कोई भी प्लांट है तो उत्तराखंड से बाहर गुजारा जाता है। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आते हैं जब स्टेट में अपना खुद का प्लांट नहीं है? रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज आएंगे तो उसके अपने नुकसान है, वहाँ के एयर क्वालिटी में उस पर फर्क पड़ेगा, वहाँ के लैंड में, वहाँ के वाटर रिसोर्सेज पे जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों का परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम बना पाते हैं तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी ऐसे, क्योंकि हिली टेरेन है, हम कई ट्रेल्स में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमें दिखता है कि आसपास इतना ज़्यादा कूड़ा है, और वो एक बॉटल फेंक देने से इंसान को लगता है कि एक बॉटल ही तो है, एक प्लास्टिक का सैशे ही तो है, क्या ही हो जाएगा इससे। लेकिन जब वो उड़ के किसी क्रीक्स में चला जाएगा पहाड़ों के, या वो किसी ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ से निकालना मुश्किल है, तो मतलब ये बात समझाना किसी को कितना मुश्किल होता है और क्या इसके चैलेंजेस होते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा ये कोट किया कि एक बॉटल है जो चली गई है, पर वही सेम आता था। आपने देखा होगा जब कोई जगह साफ होती है तो लोग उसको साफ रखते हैं, पर कोई जगह जब गंदी होती है ना तो लोग और ज़्यादा उस पर गंदा करके जाते हैं। तो वो हमारा शायद ह्यूमन माइंडसेट, उस तरीके से हम काम करते हैं। हम ये भी मान के चलें कि जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो अपना वेस्ट, अगर हम इन ऐसी जगह पे जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, तो बस उसको वापस ला सकते हैं। क्या नियरेस्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट या कोई भी लोकल गवर्नमेंट का कोई डस्टबिन पे डाल सकता है, ताकि वो उस एरिया को ख़राब ना करे, ना नॉट जस्ट उस एरिया को, वो वहाँ रहता है, फिर पहाड़ों से ही तो पानी हमारा नीचे पूरा प्लेन्स में जा रहा है, वो नदियों में जा रहा है, वो हवा पानी सारे को धीरे धीरे खराब कर रहा है। वेस्ट कुछ भी इमीडिएट नहीं कर रहा है, लाइक वेस्ट के जो इम्पैक्ट्स हैं वो इमीडिएट नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो जब इमीडिएट कुछ नहीं होता तो हम उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इससे क्या होगा। व्हाट डज अ नॉर्मल डे लुक लाइक इन योर डेली रूटीन? कैसा होता है? मतलब रोज क्लीनलीनेस ड्राइव्स होते हैं या रोज लोगों को सिखाना होता है? तो हम बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड कुछ काम कर जाएगा। जैसे अगेन मैं केम्प्टी की बात बताती हूँ। जब हमने 2022 में वहाँ पे प्रोजेक्ट बेसलाइन किया था, आफ्टर दैट लोग को वेस्ट लगता था कि प्रॉब्लम है, पर मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में वैलिड है। एग्जैक्टली मेरा घर साफ है, उसके बाहर कचरा कहाँ जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। पहाड़ों में एक और अच्छी चीज़ होती है कि घर साफ होता है, बट करके पहाड़ी के सामने देखिए बहुत कूड़ा है, और टेरेन थोड़ा सा पहाड़ी है तो सामने दिखेगा नहीं, वो जब आप दूसरे तरफ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कचरे के वाटरफॉल्स बन रहे हैं। तो ये जब हमने उन्हें नज़र में डलवाया कि देखो आपने तो साफ किया पर क्या हो रहा है इसका, उसके लिए हमने अलग अलग टाइप की कैंपेन्स डिज़ाइन की। तो हाउस होल्ड्स जो हैं उनके लिए अलग टाइप की, उनके लिए अलग टाइप की मैसेजिंग थी। उनसे हम एक ही चीज़ को रिपीटेटिवली बोल रहे हैं, पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं। फिर टूरिस्ट है, टूरिस्ट हर दिन नया होता है, तो उनके लिए साथ हम अलग टाइप के कैंपेन्स कर रहे थे। एंड फिर कमर्शियल यूनिट्स जो है उनके साथ आई। तो हाउस होल्ड के लिए हमने मॉडल मोहल्ला, स्वच्छ मोहल्ला डिज़ाइन किया, जिसमें हम गांव एक पूरे एरिया को हमने अलग अलग जोन में डिवाइड किया, जिसमें हम सबसे पहले उनके साथ सेग्रीगेशन के ऊपर बात करते थे। हम अपने डस्टबिन्स लेके जाते हैं कि इसमें ये जाएगा, इसमें ये जाएगा, गीले में जो भी आपका किचन वेस्ट है वो जाएगा, ड्राई में प्लास्टिक है, कागज़ है, गत्ता ये जाएगा, सैनिटरी में ये जाएगा। एंड महिलाएं हमारी मेजरली हाउस वाइफ हैं जो चेंज मेकर्स हैं घर में, उन्होंने ये सीखा। सेकंड,
नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमने उनके साथ कंपोस्टिंग सेशन किया। फिर उनके बच्चों के साथ हमने यंग वॉरियर क्लब बनाया, जिसमें बच्चों के साथ उनके खेल में उनको हम कैसे सिखा सकते, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा लिटरिंग करते हैं, टॉफी खा ले। एक दिन में आपके ये मल्टीपल चीज़ें करनी होती हैं। हाँ, तो ये हम एक कमर्शियल के साथ पैरेलल चल रहा है, एक हाउस होल्ड के साथ चल रहा है। टूरिस्ट का हम लोग टूरिस्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा शॉपकीपर से बात करते हैं कि आप अपना डस्टबिन रखिए, आप लोगों को नच करिए। और टूरिस्ट और वही अगेन हर दिन नया है, तो उसको समझाने से बेहतर है कि आप लोग उनको बार बार टोकिए और उनको उस एरिया में डस्टबिन प्रोवाइड कराए कि अगर टूरिस्ट को डस्टबिन नहीं दिखेगा तो वो ऑब्वियसली फेंकेगा, तो आप उनको बोलिए कि यहाँ पे ये डस्टबिन है, इसमें डालिए। कमर्शियल यूनिट के साथ हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। इसको हम क्लीन बिजनेस प्रोग्राम बोलते हैं। क्लीन बिजनेस में हमने उन फर्स्ट टाइम पे उन होटल्स को लिया जो बहुत अच्छा सेग्रीगेट करते हैं बट कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं। जब हम बात करने जाते थे तो वो हमसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था, बट हमने उनके साथ एक जाके बढ़िया चाय पी और उनके कूड़े के बारे में कोई बात नहीं, उनसे बोला आपके घर में कौन है, कैसे करते हो, क्या है, तो उनको समझ में नहीं ये लोग हमारे काम की भी बात करते हैं। तो धीरे धीरे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो हमने बोला कि भैया जी हम ये करवाना चाह रहे हैं। तो उसके हमने 5 क्राइटेरियाज बनाए। सबसे पहला सोर्स सेग्रीगेशन। कमर्शियल यूनिट पे आप हर दिन का 50 kg वेस्ट निकलता है जो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना है। पहाड़ी एरियाज़ में नॉन स्टॉप रेस्टोरेंट होते हैं कि लाइक कोई पहुंचा और एकदम से ऑर्डर आता है कि खाना, तो उस टाइम पे उन्हें सब मैनेज करना है। छोटा सा एक ढाबा है तो उसमें उन्होंने अपना किचन भी मैनेज करना है, टेबल्स भी मैनेज करनी है, सारा कुछ मैनेज करना है, पर उसके बीच में भी वो सेग्रीगेट कर रही। तो फर्स्ट सेग्रीगेशन था। सेकंड कंपोस्टिंग काम नहीं किया बिकॉज वो जैसा मैंने बताया नॉन स्टॉप रेस्टोरेंट है तो वो नहीं हुआ, बट कई लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी का अपना वेट वेस्ट सेग्रीगेट किया। एंड थर्ड इज अवेयरनेस सेशन। अवेयरनेस लाइक जो भी टूरिस्ट उनके होटल में आ रहा है तो वो उनसे बात करते थे कि आप विंडो से बाहर मत फेंकिए, मेरे पास डस्टबिन है, हम लोग अलग करते हैं। बस उनको हमने बोला कि आप बात करना शुरू करिए। थर्ड लीडरशिप इज लाइक जितने भी ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें सीजन टाइम पे स्टाफ बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है या प्रॉपर्टी ओनर ही बदल गया, लीजर ही बदल गया, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया, ओनर आइडेंटिफाई किया। एंड ओनर आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको ट्रेनिंग दी कि सर आप तो परमानेंट है, अब आपके स्टाफ जितने भी चेंज होंगे आप उनको ट्रेनिंग कराओ, आपके किचन से ये सेग्रीगेट होके आना चाहिए। एंड फिफ्थ इज लाइक स्किप द कटलरी, कितना आप अपने यहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक कम कर सकते हैं। और उसके लिए हमने उनको ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए कि अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो हम आपको इसमें डिस्पोजेबल जो पत्तल बनाते हैं उनसे हम आपको कनेक्ट करेंगे। तो इससे जब कैंपेन हमने ख़त्म किया 3 महीने का, तो उन 25 में से 20 आज भी, ये मैं 23 की आपको बात बता रही हूँ, 2023 में। अब आप सेग्रीगेशन सीख गए, आपको पता है। थर्ड था कि हम उसको अब आपके लिए उसको कैसे बेहतर बना सकते। तो हमने उसको एक कंपटीशन किया, क्लीन किचन क्लीन कैविटी। हमने देखा कि लोग कूड़ा अलग करना शुरू करते हैं, पर डस्टबिन किचन का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, तो उस पर हमने कंपटीशन रेस किया सेम यूनिट के साथ। और इस बार हमारा उसमें इंटरवेंशन बहुत कम रखा। इस बार हमने उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनके फ़ोन में GPS कैमरा वाले फ़ोटोज़ डाले, वो हमें फ़ोटोज़ भेजते थे। एंड वो 1 महीना 2 महीना इतना अच्छा रहा। सपोज़ हमने उनको बोला कि वीक में 2 बार फ़ोटो भेजिए, वो पूरा हफ्ता फ़ोटो भेजते थे। सपोज़ आपने भेज दिया, मैंने नच भी नहीं किया तो सबको लगता था अरे उस यूनिट ने भेज दिया, मैं रह पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ। एग्जैक्टली। तो उससे उन्होंने अपने डस्टबिन साफ़ रखे, अपना किचन साफ़ रखा, एंड साथ ही साथ लास्ट में उनको प्राइजेस भी हमने दिए। आपने बोला एग्रीगेटर्स होते हैं, इनेबलर्स होते हैं, वेस्ट वॉरियर इज ऑल्सो एन इनेबलर। तो पहले तो ये कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जो काम करती हैं? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर से हमें ULBs, इसमें जितने भी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं वो इस पूरे सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद ही फैसिलिटी पे पहुंच के सेग्रीगेट होता है, एंड देन एग्रीगेटर से फिर रिसाइकलर तक।
ये पूरा एक चेन होता है। सो मैन्युफैक्चरर जब हम बात कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी FMCGs कंपनीज हैं या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स अप टिल द रिसाइकलिंग प्लांट। Yes. और इसके बीच में हम कंज्यूमर्स आते हैं, इसके बीच में लोकल बॉडीज़ आती हैं जो पिक करने में हेल्प करती हैं या जिनके इक्विपमेंट या व्हीकल्स होते हैं, देन प्लांट्स होते हैं, आप जैसे लोग हैं वेस्ट वॉरियर जैसे जो इनेबल करते हैं लोगों को पिक करने के लिए एंड फिर आगे फर्दर सेग्रीगेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद रिसाइकिल प्लांट में जाता है। हाँ जी, दिस इज द होल फ्लो चार्ट। यस। अब इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आती हैं? एक तो हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेशन अगर नहीं होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है। इसके बाद एक्चुअली वेस्ट का अगर हम बात करें तो सिस्टम्स की हम बात करते हैं। हमारा पूरा इंडिया में 70% रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया है। तो ग्रामीण एरिया में आज भी कोई सिस्टम्स नहीं है। तो एक पॉलिसी में हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन का भी सेकेंड फेज चल रहा है, बट ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा गैप है। इसी कारण हम NGOs काम करते हैं, ठीक है, वो गैप कंप्लीट करने के लिए। पर हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इतनी कैपेसिटी एक प्रधान, एक पंचायत में अगर कोई प्रधान आ रहे हैं या कोई गवर्नमेंट का कोई जैसे सचिव हैं या हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए कि वो इस सिस्टम को चला पाए। एंड दूसरा इसमें आता है फंड्स की बात। वेस्ट एक बहुत ही हाई कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें पैसा सिर्फ जाता है, वो समझ में आता है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। ये अगर सेग्रीगेट ना करें तो या फिर सेग्रीगेशन के बाद भी इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की भी मैं बात करूँ, सेग्रीगेशन तो भी बाद में आता है। वो इम्प्लीमेंटेशन ही एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है यहाँ पे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इम्प्लीमेंटेशन पे आधे से ज़्यादा लोग पीछे हो जाते हैं कि ये अगर हम बात करें कि प्रति परिवार एक जो होता है 250 ग्राम अपना वेस्ट जनरेट करता है, ड्राई वेस्ट। तो उसके लिए अगर हम पूरा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से गांव की या उस एरिया की मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए उसका ऑपरेशन चलाने के लिए कॉस्ट चाहिए, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे अभी ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा गैप है। ये पूरा ग्रामीण एरिया की मैं अगर बात करूं तो, और जहाँ पे पैसा आता भी है तो वो एक सॉलिड काम में करने में निकल जाता है, ठीक है। सॉलिड लाइक कंक्रीट, अगर हमें नाली बनानी है, रोड बनानी है, उनमें ज़्यादा दिखता है बिकॉज को काम दिखता है आपका। वेस्ट एक एसेंशियल सर्विस, अगर आपने इसको शुरू किया तो आप एक हफ्ता छोड़ दीजिए, बुरा हाल हो जाएगा, है ना। जो भी इसमें जुड़े हुए हमारे ULBs हैं, लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं या ग्रामीण पंचायत लेवल पे लोग हैं, उनको इतनी नॉलेज या उनको इतना पता नहीं है इसको ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो वो हाथ डालने में थोड़ा सा डरते हैं। तो सिस्टम्स बन रहे हैं बट वो अभी काफ़ी लेवल पे आधे बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारे जैसे NGOs हम एक डोनर्स के सपोर्ट से काम करते हैं 3 साल 5 साल। और वेस्ट ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा डालने में लोग अगेन वो भी डरते हैं, CSRs हमारे डरते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, पर 3 साल में वो नहीं आएगा। तो हम ऐसे लोगों को चाह रहे हैं कि जो हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट करें। तो इसी के लिए हम छोटे छोटे कैंपेन्स चलाए थे। जैसे लास्ट ईयर हमने EDC में 201 प्रकृति का सगुन किया, आप उसमें हमें सपोर्ट करिए। सो मेन प्रॉब्लम आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन का आता है। इम्प्लीमेंटेशन तो अगर 2 तरीके से मैं समझना चाहूँगी, एक तो सेग्रीगेशन हो रहा है तो सारा प्रोसेस एंड टू एंड क्लीन रहता है, एम आई करेक्ट? यस। और अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है देन इट एंड्स टू लैंडफिल्स। एग्जैक्टली। और ये लैंडफिल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे डंप करेंगे हम? कोई आइडेंटिफाइड जगह नहीं है। वो स्टार्टिंग में लोगों का होता है कि यहाँ डाल देते हैं, वो छुपा देते हैं बेसिकली, एंड धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बन जाती है। तो जितनी भी बड़ी लैंडफिल्स आज तक बने हैं वो कोई ऑथराइज नहीं है। लैंडफिल की अगर हम बात करें तो लैंडफिल एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको बनाने के लिए आपको हर एक मानक को
ध्यान में रखना होता तो इसके भी नॉर्म्स हैं है। इसके प्रॉपर पर हम तो क्या करते हैं पहाड़ों में, जो हमारे साइट में ना आए किसी पहाड़ के उस कोने में डाल दो और फिर वही एक जो आपने बोला पहाड़ में वाटरफॉल बन जाता है वेस्ट का। एग्जैक्टली वाटरफॉल बन जाता है, बरसात आती ही वो सब नीचे आता है। नदियों के मुहानों के साथ नीचे निकल आता है। तो और लैंडफिल्स हम हिमालयन रीजन्स में बना ही नहीं सकते, स्पेशली अगर आपके पास वो नहीं है तो सबसे पहले तो लैंडफिल अगर ऐसी कोई साइट्स हैं ऑलरेडी जो कि मल्टीपल हैं उत्तराखंड में, तो उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं उनको ठीक करने के? एक्चुअली उसके बहुत तरीके हैं, बायो रेमेडिएशन वगैरह है, पर इन जगह पे काम तब शुरू होता है जब आप उस पे फ्रेश वेस्ट डालना बंद करते हो। तो वहाँ पे वेस्ट पड़ अगर रहा है तो सबसे पहले कि आप उसमें फ्रेश वेस्ट डालना बंद करवाइए। और साइंटिफिक लैंडफिल में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं जो जा सकती हैं, अदरवाइज सबसे पहले आप उसको स्टॉप करवाइए जितना वहाँ पे कूड़ा जा रहा है। बट अगेन वहाँ पे अगर नहीं जा रहा है तो फिर वो कहाँ जा रहा है, नहीं, ये होता है। दूसरा उसका ट्रीटमेंट भी एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, जो में बायो रेमेडिएशन है, उसके बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, बट वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो पहाड़ों में ऐसे मतलब वेस्ट के जो पहाड़ बन चुके हैं या फिर क्रीक्स में घुस चुके हैं, जो प्लास्टिक है, या तो यहाँ पे जिस हद तक जानवर जा सकता है वो उसको खा रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, दूसरा वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, सॉइल तक पेनिट्रेट कर रहा है। अब तो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में है, ब्रेस्ट मिल्क में है, एग्जैक्टली और मतलब हर जगह है। तो क्या हम इसको कभी ठीक ही नहीं कर सकते? नहीं, हम इतने आगे आ गए, मुझे तो ये समझ आ रहा है। जो आपने बोला क्रीक्स वगैरह में, ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, ये पूरा जाके सॉइल में मिक्स हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। पर उस पे अगर हम आज से काम करेंगे कि फ्रेश वेस्ट अगर हम नहीं डालें इसमें, तो एटलीस्ट हम वहाँ पे तो जाके उसको स्टॉप कर सकते हैं। अभी उसमें फ्रेश वेस्ट जा रहा है तो फिर वो हम एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और बना रहे, वो अभी सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है उसके लिए। उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग बहुत सारी जगह पे क्लीन अप ड्राइव्स के थ्रू भी उनको निकाले हैं, लाइक प्रॉपर गियर्स के साथ उतर के। पर उसमें है कि वो आप उसको डालना बंद करिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कंज्यूमर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आ रहा है। तो ये हमें छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके करना पड़ेगा। एंड जो फ्रेश डंप साइट है उनको हमें बंद करना, उन पे बनने से रोकना पड़ेगा एक्चुअली। ऑल्सो क्या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? क्योंकि अगर प्लास्टिक होगा ही नहीं तो कंज्यूमर भी उसको बेटर डिस्कार्ड कर पाएगा, और बाय चांस अगर कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं है, कहीं फेंक भी देता है, तो उसका प्रोसेस इस लेवल पे इफेक्टेड नहीं रहेगा। हम अपने लेवल पे चीज़ें कर सकते हैं। एंड कंपनीज में इसमें EPR भी आया है, प्लास्टिक क्रेडिट भी आया है, जिसके थ्रू ये प्लास्टिक वापस जाता है। पर वो उसका कलेक्शन ही बहुत डिफ़िकल्ट है। कलेक्शन करने के बाद अगर आपको प्लास्टिक भिजवाना है तो उसको प्रोसेस करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप बहुत सारे कूड़े में से आपको प्लास्टिक, तो अलग अलग टाइप का वेस्ट अलग अलग कंपनीज तक जाता है, राइट? तो उसको ऑपरेशनल चैलेंज उसका ये है कि उसका कलेक्शन ही नहीं हो पाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग तब रुकेगी जब डिमांड कम होगी, पर डिमांड अभी बहुत हाई है। तो डिमांड हम धीरे धीरे जब हम खुद कम करेंगे, कंजप्शन पैटर्न्स में जो हम बात कर रहे हैं हमारा चेंज हो रहा है, उस पर अगर हम अपना ध्यान देंगे इन एवरीवन, और उसके लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं थे, राइट? हम लोग यूज़ करते थे पुराने टाइम पे, बट धीरे धीरे हम उसको चेंज कर रहे हैं, अपने रूट्स चेंज कर रहे हैं। हम डिस्पोजेबल वाले माइंडसेट पे आ रहे हैं, क्योंकि ये चीप है। तो इसको अगर थोड़ा कॉस्टली बना दिया जाए तो शायद हर कोई अब उसको नहीं यूज़ करेगा। हम किस तरह से कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं उत्तराखंड में? हमने बात करी कि लैंडफिल्स इज़ नॉट अ ऑप्शन। हमारे पास रिसाइकलेबल कोई प्लांट्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, हम रख भी नहीं सकते, हम बना नहीं सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा है? एक तो हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेट करना, एंड दूसरा वो कहाँ जाए। अब यहाँ पे हमारा रोल खत्म हो जाता है, क्या यहाँ पे लोकल बॉडीज का रोल आता है? अभी हम टोटल 74 पंचायत में काम कर रहे हैं। 2023 से 26 अभी तक हमने 52 लाख मेट्रिक टन वेस्ट कलेक्ट किया है। ये आप एक गांव का बता रहे हैं? अभी मैं ये दोनों उत्तराखंड एंड हिमाचल में जितनी भी हम 15 लोकेशन में काम कर रहे हैं उनका बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सिस्टम्स हम छोटे छोटे जगह पे, लाइक पंचायत लेवल पे
स्वच्छता समिति बना के, जिसमें पेयजल और स्वच्छता समिति एंड जितनी भी पंचायत लेवल पे समिति होती है उन्हें प्रधान हेड करते हैं। उसमें आप पंचायत लेवल पे वेस्ट कलेक्ट करवाइए, उसको वेस्ट बैंक तक पहुंचाइए एंड ज़िला पंचायत, फिर उसके बाद आता है रोल क्षेत्र पंचायत का। ठीक है, क्षेत्र पंचायत उसको रोड हेड से आपकी फैसिलिटी तक पहुंचाती है जो भी। और अभी ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट अभी PWMU प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बना रही है और बहुत सारी जगह पे बनने हैं, पर वो वर्किंग नहीं है, वो संचालित नहीं है। उत्तराखंड में अभी 2 यूनिट है, आई थिंक, हाँ 2 यूनिट हैं जो हम चला रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ ज़िला पंचायत, बाकी सारी बंद है। तो उसमें उनका संचालन होना चाहिए, उनको जितने भी गांव हैं उनको सिस्टम से जोड़ा जाए, उनसे डेली कलेक्शन हो, कलेक्शन के बाद वो वेस्ट बैंक पहुंचे, वेस्ट बैंक के बाद वो PWMU प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जैसा मैंने अभी MRF बताया था, उसी का जो गवर्नमेंट अभी बना रही है ब्लॉक लेवल पे। तो ये कलेक्शन बैंक टाइप है, वेस्ट कलेक्शन है बेसिकली। कलेक्शन, और यहाँ पे PWMU पे सिर्फ ये कलेक्शन नहीं, बैंक नहीं है, इन जगह पे वेस्ट बेल भी होता है, स्टोर भी होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मशीनरी भी आ जाए। ओके, वेस्ट बैंक अगर ये ब्लॉक लेवल पे बने हुए हैं, तो वेस्ट बैंक आप अपनी पंचायत में, कोई पुराना घर है या कोई अबंडेंट बिल्डिंग है या कोई कहीं पे अगर कोई पंचायती भवन है, आप उसमें उसको स्टोर करा के देन आप उसको करवा सकते हैं, आगे तक पहुंचवा सकते हैं। बट हमारे दिमाग में जो होता है कि वेस्ट कोई अपनी ज़मीन में क्यों करने देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी भी कोई लैंड पुरानी है, चाहे मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं उसको एज अ वेस्ट कलेक्शन पॉइंट तो नहीं बनाना चाहूँगी किसी पॉइंट पे, ये रिलक्टेंस क्या आपको दिखाई देता है लोगों में? ये बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हैं इसको लेकर। पर अगर आप उसमें वेस्ट बैंक में एक सर्टेन टाइप का वेस्ट आप डिफाइन करें और उसके लिए स्ट्रिक्टली सिर्फ वही वेस्ट आएगा, जैसे हमारे जो वेस्ट बैंक है हम उसमें डिफाइन करते हैं सिर्फ इसमें ड्राई वेस्ट आएगा, तो उसका उसी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, कलेक्शन भी करवाते हैं एंड अगेन हाउस होल्ड लेवल पे इसको या यूनिट लेवल पे उस पे काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे आता है। क्या ड्राई वेस्ट पे काम करना आसान होता है एज कम्पेयर टू वेट वेस्ट और अनदर वेस्ट? एक्चुअली सारे ही वेस्ट के साथ अभी प्रॉब्लम है। वेट वेस्ट तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज वो 24 आवर में डिग्रेड होना शुरू कर देता है, स्मेली हो जाता है। ड्राई वेस्ट को आप स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, तो वो आपकी हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं। बीर में हमारा पंचायती भवन में हमारा वेस्ट बैंक है जो ग्राम पंचायत ने दिया है। ओके, तो और वो कम्युनिटी हॉल है, सोचिए वहाँ पे सारे इवेंट होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अच्छा, वही हमें अगर पता है यहाँ पे क्या कूड़ा आएगा, हाँ, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। पर अगर वहाँ पे सारा मिक्स कूड़ा आएगा तो नाउ वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, जो यूजुअल हमें शहरों के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डंपिंग जोन्स में एग्जैक्टली। तो उस वही डर के मारे लोग नहीं देते हैं। कॉर्बेट में हमने हमारे पास जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुछ हमारे वेस्ट बैंक्स हैं जो प्रॉपर होटल के पीछे हैं, आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे वेस्ट बैंक है। तो ऐसे हम अभी 2 टाइप के मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, एक है पर्यावरण सखी मॉडल, एक है लोकल एंटरप्रेन्योर मॉडल। पर्यावरण सखी मॉडल हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और सहसदारा के जो पंचायतें हैं उन पे है। बेसिकली गांव की महिलाएं हैं और बहुत पढ़ी लिखी अपर कास्ट की महिलाएं हैं जो कूड़ा उठा रही हैं और ई रिक्शा चला के वो जाती हैं। अगर कभी भी आपको ग्राउंड में देखना है तो प्लीज़ आप जाके आइए। धनौला में गवर्नमेंट ने ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया है जिसका हम संचालन अभी हम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। आपने कोट किया कि अपर कास्ट की महिलाएं लेकर आती हैं। हाँ जी, इसका कुछ स्पेसिफिक पिन पॉइंट है, मतलब व्हाई डू स्पेसिफिकली सेड दैट? बिकॉज वेस्ट जब भी काम आता है सफाई का तो वो एक स्पेशल तबके का या एक ये लोग काम करते हैं उसका बोला जाता है। बट हमने जो ये मॉडल्स बनाए हैं ये कम्युनिटी के लिए, ये किसी कास्ट या उसके लिए नहीं है। और कम्युनिटी के लिए तो कम्युनिटी के लोग निकल के आए। हमारी कुछ पर्यावरण सखियाँ पंडित भी हैं, ठीक है, एंड अच्छा खासा मास्टर्स करी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और उसके लिए वो अपने बच्चों के लिए, अपने गाँव के लिए निकल के आई हैं। इनकम उससे नहीं है, प्लस वो एक डिग्निटी से अपना काम कर रही है। कम्युनिटी में काम कर रहे हो, इतने सालों से आप काम कर रहे हो, लेकिन हमने सुना है कि वेस्ट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे
अपना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, अपने लोग ऐसे हैं जो कि वेस्ट किस तरह से काम करना चाहिए वो ड्राइव करते हैं, बहुत तरह के वेस्ट माफिया कह लीजिए, या फिर इस तरह के लोग जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, जो नहीं चाहते हैं ये वेस्ट सही तरह से मतलब इट गेट्स इनटू रियल प्लेसेस और जहाँ पे उसको जाना चाहिए। क्या इस तरह की रेजिस्टेंस आपने फेस करी है? हिमालयन रीजन में वेस्ट कलेक्शन और ये बहुत ही नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जहाँ बिजनेस नहीं होगा तो वहाँ पे माफिया जैसे वर्ड तो आएंगे नहीं। तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये सिस्टम चलाने पे इतना खर्चा आता है तो लोग वहीं से भाग जाते हैं। पर इन्फ्लुएंस करने की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे साथ पॉजिटिव होता है। अच्छा, हमारे साथ पॉजिटिव वाला पार्ट ये है कि हम ऐसे एक्टिव लोगों को ढूंढ के लाते हैं जिन्हें हम एक्टिव सिटीजन बोलते हैं, जो जिनके लोग सुनते हैं। रिटायर्ड टीचर हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई आर्मी तो रिटायर्ड, उस एरिया के कोई रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिसके सोसाइटी में लोग सुनते हैं। एंड प्रधान वगैरह को जब भी समझाने की बात आती है तो वो एज अ कम्युनिटी मेंबर उसको इनेबल कराते हैं। और ये समझना कि रिसाइकलिंग से सब सही हो जाता है, क्या सही है? एक्चुअली रिसाइकलिंग एक बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें पानी, लैंड वगैरह सब लगता है। रिसाइकलिंग इज द लास्ट ऑप्शन एंड लास्ट भी नहीं हो सकता बिकॉज रिसाइकलिंग के लिए आपको मशीनरीज चाहिए, उसमें उतना पानी, एनर्जी चाहिए। एंड जिस प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर रहे हैं वो रिसाइकिल भी नहीं हो रहा, वो डाउन साइकिल हो रहा है। क्या फर्क है डाउन साइकिल, रिसाइकिल, अप साइकिल? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली रिसाइकिल मतलब कि उसको कोई भी प्रोडक्ट है उसको मशीनरी में भेज के उससे नया सामान बनाया जाता है। तो रिसाइकिल एंड प्लास्टिक के टर्म्स में हमेशा ये डाउन साइकिल होता है। डाउन साइकिल मतलब होता है कि अगर एक पेट बॉटल है तो आप उससे बॉटल नहीं बना पाएंगे, उससे उसको एज अ फैब्रिक यूज़ होगा, बट फैब्रिक के बाद वो क्या होगा, वो डिग्रेड होगा। ओके, ठीक है। अप साइकिल मतलब कोई बॉटल है, आपने उस पर कुछ आर्ट किया एंड उसको सेल आउट किया, तो एक 2 रुपए की बॉटल को आप 50 रुपए का बेच रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो 700 का बहुत प्यारा बॉटल आर्ट करते थे। तो दिस इज कॉल्ड अप साइकिल, रिसाइकिल एंड डाउन साइकिल। तो अगर हम ये वाला पार्ट अपना रिपर्पस को ध्यान रखें, जैसे पहले हमारा कुछ चीज खराब होता था हम मैकेनिक के पास जाते थे, चप्पल भी टूटती थी तो हम जाके सिलवाते थे, कॉपलर के पास जाके उसको सिलवा के लाए। अभी हम डायरेक्टली फेंक देते हैं। तो रिपर्पस करना उसको बहुत जरूरी है, रीयूज करना उसको बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें से आप अपना पैसा भी बचाएंगे एंड साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ चीजें रिसाइकिल नहीं हो सकती है। कैन यू नेम अ फ्यू, क्या चीजें रिसाइकिल नहीं हो सकती? जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक्स में जो बात करें, या कंपोजिट फाइबर अगर होता है, जैसे ये किन चीजों में होता है आम भाषा में? कंपोजिट फाइबर की बात करें तो कपड़ा आजकल जितना भी रेयॉन वगैरह, जितना सिंथेटिक कपड़े जितने, वो सारा ऑलरेडी रिसाइकल होके ही आ रहा है प्लास्टिक से। तो वो रीयूज नहीं हो सकता आगे चल के। एंड जितना डिस्पोजेबल है, सिंगल यूज की जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारा आपका डाउन साइकिल होता है एंड देन वो डिस्कार्ड होता है। बायोडिग्रेडेबल जो हम सुनते हैं, क्या बायोडिग्रेडेबल सेफ है? लाइक अगर मैं गार्बेज बैग अपने घर में यूज़ करती हूँ तो क्या बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग चूज करना इज द राइट चॉइस? एक्चुअली जो गार्बेज बैग की आपने बात की वो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है। जो ये ग्रीन कलर के बैग्स आते हैं और ब्लैक कलर के बैग्स आते हैं, ये हमें बस धोखा देने के लिए? हाँ, अगर आप उसमें थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, उसमें मेंशन होगा वो एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। वो LDPE है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, जो इस टाइप के स्टोरेज में यूज़ होती हैं प्लास्टिक। तो मैं ऐसा क्या मतलब मैं इंश्योर करूँ कि एक बकेट हो जिसमें मैं तैयारी करूँ, बट ये हाउस होल्ड लेवल पे मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू डू इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट योरसेल्फ। तो इन दैट कंडीशन आप उसको जो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको हाउस होल्ड लेवल पे मैनेज करना है तो उसके लिए आप अपने डायरेक्टली डस्टबिन में रखिए। इट डिपेंड्स ऑन कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। अगर आपका हफ्ते भर में आता है तो आप नहीं मैनेज कर सकते उसको, ठीक है।
तो उसमें आप अपने डायरेक्ट डस्टबिन्स में उसको स्टोर करिए एंड देन गाड़ी पे उसको दीजिए एंड जब गाड़ी से वापस आते तो उसको वॉश कर लीजिए। हम तो ये सोचते हैं कि हम गीला सूखा अलग करें, लेकिन हम उसी प्लास्टिक बैग में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप उसको डायरेक्टली अपने बॉक्स में या जो भी कंटेनर है उसमें स्टोर करिए, गाड़ी पे दीजिए, गाड़ी के आने के बाद उसको वॉश करिए, बिकॉज वो भी तो आप एक पॉलीथीन जनरेट कर रहे हो। इसके अलावा क्या ऐसे मिथ्स हैं जो वेस्ट के बारे में हमें एकदम गलत पता है? एक हमें सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि लाइक गीला सूखा अलग करने से कुछ नहीं होता है, सब रिसाइकल हो जाता है। अच्छा। तो जब हम पूछते हैं उनको कैसे रिसाइकल हो जाता है तो बोलते नहीं, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें सब हो जाता है। तो ये एक मिथ है। दूसरा एक सबसे बड़ा मिथ है कि जो हमने स्टार्टिंग में एक्चुअली इसमें बात करी है कि मेरा घर तो साफ है ना, मेरे को उससे क्या मतलब, आगे चल। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो ये है, तो इन छोटी छोटी चीज़ें से हमारे सामने की चीज़ें तो हम क्लियर कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड्स पे जो चीज़ें हो रही हैं, वेस्ट पूरा ज़मीन पे जा रहा है, अगेन पानी में आ रहा है, लैंड खराब हो रही है, इवन क्रॉप्स में हमारी फसल में तक आ चुका है। आई थिंक लास्ट ईयर गार्डियंस जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर, उन्होंने ये कोट किया था कि ब्रेस्ट मिल्क तक प्लास्टिक जा चुका है। तो अब आप कहाँ तक उससे बचोगे? अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या सिंगल यूज प्लास्टिक का देखने को आता है? सिंगल यूज एंड मल्टी लेयर। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इसके लिए स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होने चाहिए कि ये प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाए? प्रोड्यूस होना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज जितना हमारी डिपेंडेंसी के कारण ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रोड्यूसर लेवल पे, मैन्युफैक्चर लेवल पे बंद होना चाहिए, हम भी बोलते हैं, बट इतने सारे लोगों को केटर करने के लिए तो प्लास्टिक एक इनोवेशन है, आज भी वो यूज़ आता है। फिर बात आती है कि आप उसको ढंग से डिस्पोज ऑफ करें, तो बात सारी सेग्रीगेशन डिस्पोजल ही आ जाता है। जब हम छोटी छोटी पैकेजिंग लेते हैं, लाइक शैम्पू सैशे हो गया, या अभी हमें लगता है कि चलो 2 दिन के लिए तो ये मंगा लेते हैं, तो आप उसकी जगह पे बल्क में चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हम पहले कनस्तर का तेल लेते थे, आटा 5-10 kgs एक साथ आता था। तो आप एक साथ उसको अपना, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है जितना आप बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो करेंगे तो आपका जनरेशन आपको लिमिटेड पता होगा। प्लस ये हर एक चीज में जो भी प्लास्टिक के साथ आ रहा है तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, थैलेट होता है, VPA होता है ना, जो कैंसर कॉजिंग प्लास्टिक होते हैं। आपकी बातों से मुझे समझ में आया है कि जो हमारा पहला इनफॉर्मल सिस्टम होता था, जिनको हम कबाड़ी वाला बोलते थे, कबाड़ तो हम करते हैं वैसे, पर जो एक्चुअल में सफाई करते हैं वो मेन नेटवर्क हमारा था। हमने कभी उनको इतना वैल्यू नहीं दी उस सिस्टम को। क्या इस तरह से जो हमारा पहला तरीका था, क्या वो बेटर था? या तो आप इनको भी उसका पार्ट बनाइए सिस्टम्स का। लोकल अर्बन बॉडीज होती हैं, उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड मिलके हम काम कर सकते हैं। क्या दुनिया में हमारी जैसी और कंट्री भी हैं जो वेस्ट सेग्रीगेशन जिनका बहुत ही ज़्यादा स्क्रूड अप है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया? क्या इंडिया में कोई ऐसी सिटी है? इंडिया में इंदौर, हमने नाम सुना हो, पिछले 7 सालों से वो देश की सबसे साफ और सुंदर सिटी में आती है। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी हम नहीं कर पा रहे हैं? तो उन्होंने फैसिलिटी सारी दी हैं, लाइक वहाँ पे लोग 7 कैटेगरी में वेस्ट अलग करते हैं। ये हाउस होल्ड लेवल पे 7 कैटेगरीज में अलग करते हैं, नॉट कमर्शियल लेवल पे, या 7 टाइप के वो डस्टबिन्स को शोकेस करते हैं। पर उससे ज़्यादा है वहाँ पे इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने वेस्ट सेग्रीगेट नहीं किया तो मेरे पे चालान हो जाएगा। तो वहाँ पे रेडी वाले लोग भी, अगर आप चलते चलते कुछ खा रहे हैं तो वो आपको ऑफर करेंगे, दीदी आप इसमें डाल दो। आप बोलोगे क्यों डाल दो? वो बोलेंगे कि ये मेरी दुकान के बगल में गिरेगा तो मेरा चालान होगा। तो वो भी एक है, और उसके लिए बहुत अच्छे सिस्टम्स वहाँ पे बने हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन मॉडल है, बहुत अच्छा उसका प्रोसेसिंग की वो अर्बन लेवल पे सबसे बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। वो वेट वेस्ट से बायोमीथेन उनके प्लान्स चल रहे हैं, उनसे बसेस चल रही हैं, सिटी बसेस। आई थिंक एक तरफ जापान जैसे कामिकात्सु टाउन का नाम हम सुनते हैं, जहाँ वो उनके पास करीब 80% ज़्यादा वेस्ट वो लोग रिड्यूस कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ 45 डिफरेंट कैटेगरीज में उनका वेस्ट सेग्रीगेटेड होता है। हमारे लिए तो ये गीला सूखा करना ही मतलब बहुत अचीवेबल लगता है कि ये हो जाए तो बस हमारा पार्ट हो गया है। ऐसे में अगर
लॉ एनफोर्समेंट जो है इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, डू यू थिंक ये एक्चुअल में एक तरीका है? दंड हमेशा लास्ट में आता है। बट इंडियंस तो हमेशा अगर सीट बेल्ट भी लगाते हैं तो वो चालान के डर से लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं लगाते हैं। एग्जैक्टली तो हमेशा, और ऐसा नहीं है हमारी पॉलिसी में इसके लिए चीज़ें नहीं बनी है। आपको कचरा फेंकने पे या जलाने पे उसमें 5 गुना चालान है, आप जिस भी जगह पे हैं। पर बात वो है कि चालान करेगा कौन? हाँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कचरा फेंकने में चालान हो गया। हाँ, वो डिफाइन नहीं है कौन करेगा, कैसे करेगा। और आई थिंक सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जहाँ 70,000 तक के चालान हो जाते हैं और हम इंडियंस ही बाहर जाके कोई कूड़ा नहीं फैलाते हैं। मुझे लगता है इंडिया में एक और बड़ा चैलेंज है जो कि डस्टबिन हमें बहुत सारी जगह नहीं मिलते। पब्लिक डस्टबिन इज नॉट अ सॉल्यूशन। जहाँ आपने डस्टबिन देखे होंगे उसके आसपास कितना गंदा होता है। कई जगह पे डस्टबिन हैं जहाँ पे उसमें या तो वो गार्बेज वर्नरेबल पॉइंट बन जाते हैं, जीवीपी उसको बोलते हैं। मतलब कि वो फिर अगेन एक बड़ी साइट बन जाती है जहाँ सब लोग कूड़ा डालते। तो उसके लिए ये है कि अगर हम एज अ अदर कंट्री से वो कर रहे हैं कि समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे क्लीनिनेस है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हमारे इसमें बड़ी मिसिंग है। जिम्मेदारी है पर किसकी है? बाहर की कंट्रीज में तो जो इनेबलर्स होते हैं, आपने बोला कि जो पिक करने आते हैं कमर्शियल या फिर हाउस होल्ड लेवल पे, उनके जो व्हीकल्स हैं, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास तो एक सिंपल गाड़ी है जिसमें आपने कूड़ा डाल दिया, फिर वो भी स्मेल करता है और जो लोग हैं उनको भी हम गलत तरीके से देखते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो इनेबलर्स जो आपके कूड़ा पिक कर रहे हैं वो शाम में आपके साथ बैठ के उसी रेस्टोरेंट पब में आपके साथ बैठ के खाना भी खा रहे होंगे। मनी फ्लो जो आता है और वर्कर सेफ्टी का बाहर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में नहीं रखा जाता है, पर वो नॉर्म्स के अंतर्गत जितना हम कर पाते हैं उस डिफाइंड बजट में हम उतना ही करते हैं। साथ ही साथ जो इस टाइप की गाड़ी वगैरह ऑलरेडी निगम ने भी कई जगह पे इम्प्लीमेंट की, पर उसको मेंटेन करना उसको रेगुलर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की बात आपने करी, क्या इससे कुछ वाकई बदल रहा है जो फेज़ 2 की हम बात कर रहे हैं? इससे कम्युनिटी लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में पहले हमारा जो मेजर फोकस था वो था ओपन डेफिकेशन फ्री करना, लाइक जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं। उसके बाद जिसमें हमने हर घर में टॉयलेट बस बनवाए है ना। एंड उसके बाद अभी सेकेंड जो उसका फेस अभी चल रहा है उसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ा स्लो है। ऐसा नहीं है हो रहा है, बट काफ़ी स्लो है। और इसमें पंचायत लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बट कनेक्टिविटी जो है उसको ब्लॉक से एंड उसको एंड तक पहुंचाना वेस्ट के प्रोसेस पे, जो हमने रिसाइकलर की बात करी, कलेक्शन की बात करी, फिर एमआरएफ, उसको एमआरएफ पे कैसे ट्रीट करना है, प्रोसेस करना है, एंड देन रिसाइकलर तक पहुंचाना है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा गैप दिखता है। इंडिया में 2023 में ऑलरेडी 70 माइक्रोन से छोटा जो प्लास्टिक है वो हमने बैन किया है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी जगह पे मिलता है। एक्चुअली ये सारी जो प्लास्टिक, जितना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी बढ़ रहा है वो सारा है डिमांड्स के ऊपर। जितना डिमांड होगा उतना ज़्यादा सप्लाई होता है। तो लाइक हमें फोकस करना चाहिए कि हम उस पर एक इंडिविजुअल लेवल पे कैसे उसको कम कर सकते हैं। हम हमारे स्कूल करिकुलम में भी एक्चुअली वेस्ट को लेके कोई कुछ बताया नहीं जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता, करिकुलम में है ही नहीं है। एनवायरमेंट साइंस तो है, हाँ, बट वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट एग्रीगेशन कुछ नहीं बताया जाता, वो नहीं है। तो उसके लिए हम यंग माइंड्स के साथ काम कर सकते हैं और उनके साथ मिलके हम नई नई कम्युनिटी लेवल के इनिशिएटिव्स कर सकते हैं। एंड बच्चा जो होता है, जैसे एक उम्र के बाद किसी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट बच्चे को अगर हम सिखाएंगे तो वो पूरा फैमिली में वो चेंजेस लाता है। अगर वेस्ट वॉरियर को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि एक पॉलिसी चेंज करने को आपको मिले तो वो क्या होगा? इसको जैसे हिमाचल में हम लोग पॉलिसी मेकिंग में है, जिसमें पंचायत लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपको वाकई में लगता है कि क्लीनलीनेस ड्राइव से चीज़ें बदलती है? अगर मैंने बताया हमने 4 साल, एक्चुअली 4 नहीं 5 साल सिर्फ यही किया है, एंड उसके बाद ये समझ में है कि हम सही कर रहे हैं।
तो हम इसमें 2 चीज़ें जो हम एज अ वेस्ट वॉरियर्स करते हैं, पहला कि लाइक जो फेंक रहा है, अगर कम्युनिटी लेवल पे कोई डंप साइट है तो हम वहाँ के लोगों को बुला के लाते हैं, चलो इसको भैया जी साफ करते हैं, या उस तरफ उनका बिहेवियर में वो नच करते करते लाते हैं कि यार ये इससे ना प्रॉब्लम है, हमें नहीं यहाँ पे कोई। तो वो फिर जब लोग उठाने उसको आते हैं तो उनको वो पेन समझ में आता है, राइट। और जब वो साफ होता है तो उसके बाद की फीलिंग्स हम उन लोगों की डॉक्यूमेंट करते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या था। ठीक है, अगर आप केम्प्टी फॉल अगर आप लोग आए हैं तो केम्प्टी फॉल में भी हमने ये चीज़ करी थी। इसका तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो पूरा स्टेप्स एरिया है 600 सीढ़ियाँ हैं, तो जिसमें सीज़न टाइम पे लाइक अप्रैल टू जून 120 तक दुकानें खुल जाती हैं। लोग आगे उनका दुकान चल रहा है, पीछे उनका कूड़ा जा रहा है, एंड हम लोग अगेन क्लीन अप ड्राइव करते रहे उनके दुकानों के पीछे जाके, उनके सपोर्ट से किया, बट चेंज नहीं आया। तो एक क्लीन अप ड्राइव में प्रधान जी आए थे, हमने बोला प्रधान जी हम ना परेशान हो गए, इसमें क्या करना चाहिए। उस दिन उन्होंने जाके इनिशिएटिव लिया कि मैं हर एक दुकान वाले को बोलूँगा कि आप अपना कूड़ा अलग करो, जो यहाँ पे स्वीपिंग होती है, जो स्वीपिंग के होती है उसी के थ्रू उसके बाद आपकी दुकान से कूड़ा उठेगा जिसका आपको 100 रुपया देना होगा। सब लोग एग्री कर गए ना, वो सिस्टम बन गया। वो खुद नहीं कर रहे हैं पर कोई और कर रहा है तो दे आर ओके। एंड क्योंकि उनके बीच से किसी इंसान को उससे प्रॉब्लम आई, प्रधान जी उन्हीं के गांव के हैं और उन्होंने देखा कि इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे टूरिज्म को पड़ रहा है, मेरे टूरिस्ट को पड़ रहा है। वो बोलते थे अच्छी यहाँ पे कुछ नहीं खाना है। तो उससे चेंज ये आया कि अभी वहाँ पे डंप साइट्स नहीं है और लोग प्राउडली बताते हैं कि पहले यहाँ पे ऐसा था और अब ऐसा हो रहा है। हम एज एन इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं कैसे अपना वेस्ट कम कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिससे मैं भी अपने घर में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और मेरा कूड़ा मेरा प्रॉब्लम रहे, ना कि किसी और का प्रॉब्लम रहे। आप जब भी खरीदारी करने चाहते हैं, लाइक सब्जी हो, राशन हो, ग्रॉसरीज हो, तो अपना झोला लेकर जाइए। हम स्टार्टिंग से पहले से करते थे। तो आप सब्जी वैसे भी घर ला के धोते हैं, तो आप इस जगह पे अपना प्लास्टिक कट ऑफ कर सकते हैं। ग्रॉसरीज को बल्क में खरीद सकते हैं। वाटर बॉटल कैरी करिए जब भी बाहर जाते हैं। अपना टिफ़िन, अपना स्पून, अपना स्ट्रॉ कैरी करिए, नॉट जस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। एंड लास्ट, जब वेस्ट अलग करिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने घर पे। हमने ज़्यादातर हाउस होल्ड लेवल के वेस्ट की बात करी, बट क्योंकि उत्तराखंड स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस है, तो क्या आपको ऐसा भी कभी देखने को मिला कि यहाँ पे स्पिरिचुअल वेस्ट का कोई तरीका नहीं है उसको रिसाइकल करने का या फिर उसको मैनेज करने का? उसमें जितना भी वेस्ट निकलता है वो सारा लो ग्रेड होता है। एंड इसमें डायरेक्टली हमने काम नहीं किया, एक्चुअली करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, बिकॉज इस टाइप का जो वेस्ट होता है, लाइक जो खराब कपड़े होते हैं या बैग्स होते हैं, ये सारा नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है जिसका कुछ नहीं हो सकता है। एंड स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उस पर एकदम जो प्रेशर पड़ता है उस एरिया पे, लाइक अगर 3 महीने की यात्रा है तो वो वहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहाँ के पानी है, हवा है, ज़मीन है, एंड उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एंड उतने लोगों को केटर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो शायद हमें उसको उस पर लिमिटेशन लगानी चाहिए कि इस बार इतने ही जाएं, एंड वहाँ पे जितना भी वेस्ट हो रहा है आप जनरेट कर रहे हो उसको वापस लेके आइए एंड माइंडफुली उस पर काम करिए। बीइंग अ वुमन आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, जो हमारा सैनिटरी वेस्ट होता है और जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम डाइपर्स बनाते हैं, ये सब वेस्ट कहाँ एंड अप होता है और इस पे क्या कोई रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है? बच्चों को डाइपर बनाना तो मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बंद करना तो समझ में नहीं आता है। सैनिटरी वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड ये रिसाइकल नहीं होता है कुछ भी, तो ये नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। तो ये लैंडफिल्स में जाता है? ये लैंडफिल्स में जाता है। इसको एज पर आप जो मेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन है उसके तहत डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल वगैरह का वेस्ट जाता है, बट नाउ ये लैंडफिल ही जाता है।
पर इसके तरीके हैं, अभी हम लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने कैंपेन भी एक्चुअली केम्प्टी फॉल में किया है, जिसका है पिंक सेफ बूथ। अगर आपने पुलिस के पिंक सेफ कॉर्नर्स देखे थे, उसी के लिए था। वहाँ पे लोग नहाने आते हैं, राइट, तो उसमें चेंजिंग रूम्स बने हैं। तो हमने 5 ऐसी जगह हैं जिसमें कि स्कूल है, 2 चेंजिंग रूम है, 2 वॉशरूम्स है। उन पे हमने पूरा मैसेजिंग वगैरह किया कि आपको अपना सैनिटरी वेस्ट डिस्पोज कैसे करना है, और उसके लिए डस्टबिन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये तो वहाँ पे है। एंड अगेन ये पायलट कैंपेन है, कितना काम करेगा। तो मेजर इसका हमारा पार्ट है कि हम कैसे सैनिटरी वेस्ट को सेग्रीगेट करवाएं, ड्राई वेस्ट से अलग करवा पाएं, पहला। नाउ इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। वह मेंस्ट्रुअल कप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बैम्बू, अगर कई लोगों को क्लॉथ पैड नहीं शूट करते हैं तो अभी बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी मार्केट में आ चुके हैं। जो कंपनी दावा कर रही है कि वो एकदम 3 मंथ में बायोडिग्रेड कर जाते हैं, एंड वो कर भी रहे हैं। हमारी टीम में भी यूज़ किया है। बच्चों के लिए भी रिसाइक्लेबल रियूजेबल डाइपर्स आ चुके हैं। तो इनको आप एंड वो लॉन्ग टर्म तक बच्चे को जितने देर आप डिस्पोजेबल डाइपर पहना सकते हैं उतनी देर उसको पहना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, और उससे रैशेस वगैरह भी नहीं होते। तो ये हम छोटे छोटे पायलट्स अभी कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो हम इस टाइप की चीज़ों को भी प्रमोट, ऑल्टरनेटिव्स पे बिल्कुल। आई थिंक मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली गीता आपसे, और छोटे छोटे टेक अवेज भी रहे हैं, कैसे हम हाउस होल्ड लेवल पे घर में भी अपना कंपोस्ट बना सकते हैं, ड्राई वेस्ट डिफरेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ में जो हम कूड़ा लेके जा रहे हैं कोशिश करें उनको अपने साथ वापस लेकर आएँ, उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करें, और जो कंज्यूमेबल सामान हम खरीदते हैं वो एक बल्क में खरीदें जैसे पहले हुआ करता था। Exactly. और ट्राई करें कि जैसे हमारे पेरेंट्स जिस तरह की लाइफ जीते थे वापस से उस स्लो लाइफ की तरफ आएं और फास्ट ट्रेंड में ना फंसे।